मूवी की शुरुआत वर्ल्ड वार II के दौरान 1942 से होती है, जब सोवियत यूनियन पर जर्मन आक्रमण के 1 साल पूरे हो चुके थे। जर्मनी रूस पर कब्जा करने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले शहर स्टालिनग्राड पर हमला करने की तैयारी करता है, ताकि इस शहर पर कब्जा होते ही रूस अपने आप घुटने टेक दे। इसके बाद रूस जर्मनी से निपटने के लिए अपने रेड आर्मी के सोल्जर्स को ट्रेन से स्टालिनग्राड शहर की तरफ भेजता है। इस ट्रेन में वैसली जेतसेव नाम का एक सोल्जर होता है, जो अपने बचपन को याद करता है कि कैसे उसके दादाजी ने उसे शिकार करते समय राइफल चलाना सिखाया था। स्टालिनग्राड जाने वाली ट्रेन में सैकड़ों सैनिकों के साथ कुछ अन्य सिविलियंस भी होते हैं, जिनमें तानिया चिरनोवा नाम की एक लड़की भी होती है। वैसली ट्रेन में तानिया को देखता है, लेकिन वो उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में ट्रेन को रोककर सभी सिविलियंस को नीचे उतार दिया जाता है और सैनिकों को स्टालिनग्राड में लड़ाई लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। सैनिकों को फ्रंट लाइन तक पहुंचने के लिए बोट से जाना पड़ता है, जिसका जर्मनी सैनिक फायदा उठाकर अपने एयरक्राफ्ट से उनके ऊपर बम गिराने लगते हैं और रूसी सैनिकों को देखते ही गोली मार देते हैं। इस हमले में कई सैनिक मारे जाते हैं और ये सब देखकर अन्य सैनिक भी भागने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन भागने के कारण उनके ही सुपीरियर अफसर उन्हें गोली मार देते हैं। इसके बाद बचे हुए सैनिक जब डाक्स पर पहुंचते हैं तो हर 2 सैनिकों में से केवल एक सैनिक को राइफल और दूसरे को गोलियां दी जाती हैं और उन्हें राइफल वाले सैनिक के साथ रहने के लिए कहा जाता है। दरअसल रूस के पास पर्याप्त हथियार नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने अलग अलग सैनिकों को राइफल और गोलियां देते हैं, ताकि अगर राइफल वाला सैनिक मारा जाए तो गोली वाला सैनिक उसके राइफल को ले सके, और अगर गोली वाला सैनिक मारा जाए तो राइफल वाला सैनिक उसकी गोलियां ले सके। इसके बाद रूसी सैनिक हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त हथियार न होने की वजह से जर्मन उन पर भारी पड़ने लगते हैं। इसके बाद हमें वैसली को दिखाया जाता है, जिसे केवल गोलियां मिली होती हैं। वो जमीन के करीब रहकर और मरने का नाटक कर हमले से बड़ी मुश्किल से बच पाता है। दूसरी तरफ जर्मन सैनिक रूसी सैनिकों के ऊपर लगातार फायरिंग करके उन्हें मार रहे होते हैं और ये सब देखकर कुछ रशियन सैनिक अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एक बार फिर से उनके ही सैनिक उन्हें गद्दार और कायर समझकर गोली मार देते हैं। जल्द ही पूरा एरिया लाशों से भर जाता है और वहां पर कोई भी सैनिक जिंदा नहीं दिखाई देता है। कुछ देर के बाद वहां पर एक कार गुजरती हुई दिखाई देती है। तभी उस कार पर एक टैंक का गोला आकर गिरता है, जिससे कार पलट जाती है। कार के अंदर से रूसी कमिश्नर डेनिलोव बाहर निकलता है, जो कि बहुत ही घायल होता है। वो कार से निकलकर एक फव्वारे के पास जाकर लाशों के ढेर के बीच में छिप जाता है। कुछ देर के बाद वहां पर जर्मनी के सैनिक आ जाते हैं और फव्वारे के पास पड़े डेस्पादीज पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, ताकि कोई भी रशियन सैनिक अगर बच गया हो तो उनकी गोली से मारा जाए। इस हमले में डेनिलोव को कोई भी गोली नहीं लगती है, जिससे वो बच जाता है। इसके बाद जब जर्मन सैनिक वहां से चले जाते हैं तो डेनिलोव वहां पड़े लाशों में से एक सैनिक के पास से उसकी राइफल को उठा लेता है और पास की बिल्डिंग में दिखाई दे रहे कुछ जर्मन सैनिकों को मारने के लिए ट्रिगर को दबाता है, लेकिन उस राइफल में गोली नहीं होती है। उसी वक्त डेनिलोव को पता चलता है कि फव्वारे में लाशों के बीच जिंदा बचने वाला वही केवल अकेला नहीं है, क्योंकि वहां पर वैसली भी छिपा होता है। वैसली डेनिलोव से उसकी राइफल को मांगता है, ताकि वो उसमें उन गोलियों को लोड कर सके जो उसे वहां आने पर दी गई थी। वैसली डेनिलोव को बताता है कि उसे फायरिंग करने से पहले विस्फोट होने का वेट करना चाहिए, ताकि किसी को भी उनके लोकेशन का पता ना चल सके। हालांकि डेनिलोव एक पॉलिटिकल कमिश्नर होता है, इसलिए उसे हथियारों के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसकी वजह से वह राइफल को वैसली को दे देता है। इसके बाद जैसे ही सैनिकों के साथ एक और कार आती है तो वैसली फव्वारे के दीवार में हुए एक छेद के पीछे चला जाता है और जैसे ही विस्फोट होता है वैसली पूरी एफिशिएंसी के साथ जर्मन सैनिकों को एक एक करके उनके सर में गोली मारने लगता है। कुछ घंटों के बाद वैसली और डेनिलोव के साथ बाकी बचे हुए सैनिकों को रेस्क्यू करके हेडक्वार्टर में लाया जाता है। इसके बाद डेनिलोव वैसली की बहादुरी को लोगों तक पहुंचाने के लिए पंपलेट की एक सीडी छपवाता है। कुछ दिनों के बाद चेयरमैन निकिता क्रुश्चेव सिटी के डिफेंस का कोऑर्डिनेट करने के लिए स्टालिनग्राड आता है, क्योंकि स्टालिनग्राड स्टालिन की शक्ति का प्रतीक होता है और वो लोग इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। निकिता जब एक और हार के बारे में सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने अफसरों से सैनिकों के मनोबल को इम्प्रूव करने के लिए आइडिया पूछता है, जिसके बाद कई अफसर उसे वही पुरानी इनइफेक्टिव रणनीति को दोहराते हैं जो सालों से वो यूज कर रहे थे। लेकिन डेनिलोव के पास उन सभी से हटकर एक आइडिया होता है। वो बताता है कि जंग को जीतने के लिए उन्हें सैनिकों के दिल में आशा जगानी चाहिए, जिसके लिए हमें एक हीरो की जरूरत है। डेनिलोव बताता है कि उन्हें एक हीरो बनाकर लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, ताकि वे लोग अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। डेनिलोव बताता है कि उसके पास इस काम को करने के लिए एक हीरो भी है। डेनिलोव की इस आइडिया को मंजूरी मिल जाती है और साथ ही उसे सीनियर लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट भी कर दिया जाता है। इसके बाद वैसली की फोटो को अखबार में छापकर उसे एक हीरो के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, ताकि लोग उसे फॉलो कर सकें। वैसली को भी स्नाइपर डिवीजन में प्रमोट कर दिया जाता है और कुछ ही दिनों में वैसली रशियन आर्मी का चेहरा बन जाता है। वैसली को एक नेशनल हीरो और प्रोपोगंडा आइकन के रूप में उसके कारनामों को आर्मी न्यूज़पेपर के हर एडिशन के साथ साथ देश की दीवारों पर जगह जगह पंपलेट में चिपकाए जाते हैं।
एक दिन एक मिशन के दौरान वेस्ली और उसकी टीम को सासा फिलिपो नाम का एक लड़का मिलता है जो वेस्ली की बहादुरी की बहुत प्रशंसा करता है और उसे अपने घर पे चलने के लिए इनवाइट करता है। सासा के घर पहुंचने के बाद उसकी माँ वेस्ली को अपने देश के लिए किए गए कामों के लिए थैंक्स बोलती है और उसके लिए खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डेनिलोव भी आ जाता है, जिसके बाद देश भर से वेस्ली के फैंस द्वारा भेजे गए लेटर्स होते हैं। सैनिकों और लोगों की उम्मीद को बनाए रखने के लिए डेनिलोव उन सभी लेटर्स का जवाब देने के लिए कहता है। वेस्ली लेटर्स के जवाब को लिखने लगता है और वो लेटर्स में वही लिखता है जो उसे डेनिलोव बताता है। थोड़ी देर के बाद जब वो लेटर्स को लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर वही लड़की तानिया आती है, जिसे वेस्ली ने पहले ही ट्रेन में देखा था। तानिया सासा की पड़ोसी होती है और वो सासा को अपने भाई की तरह मानती है। तानिया वहाँ के नागरिकों की रक्षा करने के लिए खुद ही आर्मी में भर्ती हुई थी। तानिया ने वहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की होती है, जिसकी वजह से उसे जर्मन भाषा बोलना और समझना बहुत अच्छी तरह से आता था। डेनिलोव को जब पता चलता है कि तानिया जर्मन भाषा बोल सकती है तो उसे हेडक्वार्टर चलने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर जर्मन समझने वाले सैनिकों की जरूरत होती है। तानिया जब ये सुनती है तो वो उसे बताती है कि लोकल मिलिशिया में उसके सेना की टुकड़ी को उसकी बहुत ही जरूरत है और उसके पास सैनिकों की कमी होने के कारण उसे यहीं पर रुक कर लड़ना होगा। इसके बाद डेनिलोव तानिया को समझाने के लिए उसे बताता है कि वो जर्मन इंटेल को डिकोड करके उनकी बहुत हेल्प कर सकती है और वो यहाँ पर एक जर्मन बोलने वाले के बदले में दर्जन भर सैनिकों को भेज सकता है। ये सब सुनने के बाद तानिया उसके साथ हेडक्वार्टर जाने के लिए मान जाती है। इसी बीच जब जर्मन सेना को वेस्ली और उसके स्नाइपर्स टीम के कारण उन्हें होने वाले नुकसान के बारे में पता चलता है तो उनकी सेना में हड़कंप मच जाता है। इसके बाद वे लोग जर्मन मेजर इरविन कोनिंग को बुलाते हैं, जो कि एक प्रसिद्ध निशानेबाज और जॉसन में आर्मी स्नाइपर स्कूल का हेड होता है। इरविन को वेस्ली को मारने के लिए कहा जाता है और इरविन वेस्ली का पीछा करने के बजाय उसे अपने पास बुलाने के लिए एक प्लान तैयार करता है। दूसरी तरफ वेस्ली सासा के घर में आराम कर रहा होता है, तभी उसकी टीम उसे नींद से जगा देती है और उसे बताया जाता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर सेक्टर में कुछ परेशानी आ गई है, जिसकी वजह से हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वेस्ली अपनी टीम के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर सेक्टर में जाता है और डिपार्टमेंटल स्टोर की खिड़की पर किसी की परछाई को देखकर गोली चला देता है। गोली चलाने के बाद खिड़की से एक हेलमेट नीचे की तरफ गिरता है, जिसे देखकर वेस्ली और उसकी साथी लुडमिला को लगता है कि उन्होंने अपने एक टारगेट को मार गिराया है। इसके बाद वे दोनों अपने एक साथी को वहीं पर छोड़कर उस मरे हुए टारगेट के बॉडी को ढूंढने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं। जैसे ही वे दोनों डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुंचते हैं तभी उनके उस साथी को एक स्नाइपर गोली मार देता है, जिसे वो लोग अकेला छोड़ के आए थे। वे दोनों डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर छिपते हुए खिड़की की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वे एक स्नाइपर की तरह से दिखने वाले पुतले को देखकर समझ जाते हैं कि ये सब उन्हें फंसाने के लिए जर्मन का एक चाल था। वेस्ली को वहां जमीन पर सिगरेट का एक बट मिलता है, जिसे देखकर उसे एहसास हो जाता है कि उनका दुश्मन अभी भी यहीं पर है और वो उन्हें देख रहा है। वेस्ली को जब ये सब पता चलता है तो वो सोचने लगता है कि जब तक उन्हें यहाँ से निकलने के लिए कोई बढ़िया रास्ता नहीं मिल जाता तब तक उन्हें यहीं पर छुप कर रहना होगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जर्मन के फाइटर प्लेन्स आने लगते हैं और इलाके पर बमबारी करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर लुडमिला एकदम से घबरा जाती है और वहाँ से बचने के लिए भागने लगती है। वेस्ली उसे भागने से मना करता है, लेकिन लुडमिला उसकी बात नहीं मानती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी अचानक एक गोली लुडमिला के सर में आकर लगती है, जिससे वो मारी जाती है। लेकिन इरविन वेस्ली को भी निशाना बना पाता कि उसके पहले ही वेस्ली वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद इरविन अपने ठिकाने पर लौट जाता है और सासा से अपने जूते को साफ करवाता है। सासा इरविन के सामने एक आम नागरिक होने का दिखावा करता है, लेकिन जब इरविन उससे वेस्ली के बारे में जानकारी लेने के लिए खाने का लालच देता है तो सासा उसे वेस्ली के बारे में बताने लगता है, ताकि इरविन उस पर भरोसा कर सके और उसे अपने ठिकाने के बारे में बता सके। इसके बाद जब रेड आर्मी को पता चलता है कि जर्मन इरविन का यूज करके उनके सैनिकों को मार रहे हैं, तो वह वेस्ली को ये सिखाने के लिए कि इरविन कैसे सोचता है और इरविन को मारने में वेस्ली की मदद के लिए इरविन के एक फार्मर स्टूडेंट कोलिकोव को बुलाते हैं। हालांकि बैटल फील्ड में जाने से पहले वेस्ली के सम्मान में एक स्पेशल पार्टी रखी जाती है, जहां तानिया से मिलने के बाद वेस्ली को निकिता रिपोर्टरों से मिलवाता है और उनके सवालों के जवाब देने के बाद फोटो खिंचवाता है। इसके बाद निकिता वेस्ली को स्टालिन की एक बहुत बड़ी पेंटिंग को दिखाता है और बताता है कि स्टालिन की नज़र हमेशा अपने देश पर बनी रहती है। पेंटिंग को देखकर वेस्ली को उस दिन की याद आ जाती है जिस दिन उसके दादाजी ने उसे गोली चलाना सिखाया था। यहाँ हमें पता चलता है कि जब वेस्ली को उसके दादाजी राइफल चलाना सिखा रहे थे तो वेस्ली ने अपना पहला शॉट मिस कर दिया था और अपने जिस घोड़े को उन्होंने चारे के रूप में इस्तेमाल किया था उस घोड़े पर भेड़िए ने हमला कर दिया था। कुछ दिनों के बाद वेस्ली और कोलिकोव अपने स्नाइपर टीम के एक अन्य मेंबर वोलोदिया के साथ एक सुनसान पड़ी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि उस बिल्डिंग में इरविन छुपा हुआ है। वे लोग धीरे धीरे सावधानी से बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें शूटिंग पोजीशन में एक डेथ बॉडी दिखाई देती है, जो कि पहले की तरह से ही एक ट्रैप जैसा होता है। अब वे लोग ये समझ चुके होते हैं कि वे सही रास्ते पर हैं।
इसके बाद जैसे ही वो लोग ये खुले एरिया को पार करने लगते हैं तभी अचानक उनके ऊपर जर्मन स्नाइपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वे सभी फायरिंग से बचकर एक सेफ जगह पे चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वेस्ली अपने स्कोप की मदद से चारों तरफ देखने लगता है और वोलोदिया पीने के लिए सूप को गर्म करने लगता है। स्कोप से देखने के बाद वेस्ली को जर्मन्स का टेलीफोन तार दिखाई देता है, जिसे वो देखते ही गोली मारकर काट देता है, ताकि जब वे लोग उसे ठीक करने के लिए आए तो ये लोग उन्हें आसानी से मार सकें। इसके बाद वे लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं और कुछ देर के बाद जब जर्मन का एक सैनिक टेलीफोन तार को ठीक करने के लिए आता है तो इरविन उसे गोली मार देता है। इसके बाद वोलोदिया अकेले ही उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर उसने सूप गर्म करने के लिए रखा था, लेकिन रास्ते में ही उसे जर्मन सैनिक पकड़ लेते हैं और इरविन के पास लेकर जाते हैं। इरविन वोलोदिया से वेस्ली के लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन वोलोदिया उसे कुछ भी नहीं बताता है। जिसके बाद इरविन वेस्ली के लोकेशन के बारे में जानने के लिए वोलोदिया को जर्मन सैनिक का यूनिफॉर्म पहनाकर टेलीफोन तार को रिपेयर करने के लिए भेजता है। इधर कोलिकोव जब वोलोदिया को देखता है तो उसे लगता है कि वो एक जर्मन सैनिक है जो टेलीफोन तार की मरम्मत करने के लिए आ रहा है। इसलिए कोलिकोव बिना सोचे समझे ही वोलोदिया के सर में गोली मार देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। कोलिकोव के फायर करने की वजह से इरविन को उनके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, इसलिए कोलिकोव भी इरविन के लोकेशन को जानने के लिए एक रस्सी से अपने हेलमेट को बांधकर खिड़की के पास से ऊपर करने लगता है, ताकि इरविन भी उस पर फायरिंग कर दे और उन्हें उसके लोकेशन के बारे में पता चल जाए। दूसरी तरफ जैसे ही इरविन खिड़की के पास हेलमेट को देखता है तो वो समझ जाता है कि यह सब उसके लोकेशन को जानने की एक चाल है, इसलिए वो गोली नहीं चलाता है। इधर गोली न चलने की वजह से कोलिकोव को यकीन हो जाता है कि यहाँ पर इरविन है ही नहीं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर होता तो इन पर गोली जरूर चलाता। इसके बाद कोलिकोव और वेस्ली अपने लोकेशन को बदलने के लिए वहाँ से दूसरी जगह पर जाने का फैसला करते हैं और जैसे ही वो दोनों फर्श के एक खुले हुए हिस्से से कूदते हैं तो इरविन कोलिकोव को गोली मार देता है, लेकिन वेस्ली सेफली बचकर निकल जाता है। दूसरी तरफ निकिता डेनिलोव के ऊपर प्रेशर डालता है, क्योंकि उन्हें जर्मन स्नाइपर इरविन को मारने में काफी समय लग रहा था। निकिता से मिलने के बाद डेनिलोव तानिया के पास जाता है, जहां हमें पता चलता है कि तानिया अब रशियन इंटेलिजेंस यूनिट के साथ काम कर रही है और वो अब यहाँ पर जर्मन के संदेशों को ट्रांसलेट करती है। डेनिलोव तानिया को खाने के लिए मछली देता है, जिसके बाद तानिया डेनिलोव से कहती है कि वो दोबारा वापस फील्ड में जाना चाहती है, क्योंकि उसे फील्ड में ही काम करना पसंद है। कुछ घंटों के बाद वेस्ली वापस हेडक्वार्टर आता है और डेनिलोव से मिलता है। वो डेनिलोव को बताता है कि जर्मन स्नाइपर इरविन बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह से उसने कोलिकोव को मारा है उस तरह का शॉट आज तक उसने नहीं देखा था। वेस्ली बहुत निराश होता है और वो डेनिलोव को बताता है कि इरविन उससे भी बेहतर स्नाइपर है, इसलिए वो उसका सामना नहीं कर सकता। इसके बाद डेनिलोव उसे बताता है कि हमें इरविन को पकड़ने का तरीका मिल चुका है, क्योंकि उसका एक करीबी हमें उसके हर एक खबर को दे रहा है, जिससे तुम उससे हमेशा एक कदम आगे रहोगे। फिर डेनिलोव वेस्ली से एक मदद मांगता है और उससे कहता है कि वो तानिया से बात करे और उसे हेडक्वार्टर से फील्ड में न जाने के लिए मनाए। वेस्ली जब तानिया को हेडक्वार्टर से जाने पर मना करने की कोशिश करता है तो तानिया उसे बताती है कि उसने फील्ड में जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि सुबह में उसे पता चला है कि जिस ट्रेन में उसके माता पिता जा रहे थे उस ट्रेन को जर्मन ने रोक लिया और उसमें मौजूद सभी लोगों को मार डाला, इसलिए वो फील्ड में जाकर उनसे अपने माता पिता का बदला लेने के लिए लड़ना चाहती है। वेस्ली जब ये सब सुनता है तो वो तानिया के फैसले का समर्थन करता है और उसे कोलिकोव की राइफल को दे देता है। दूसरी तरफ इरविन सासा को कुछ चॉकलेट और खाने का लालच देकर उसे वेस्ली के फील्ड में जाने का लोकेशन पूछता है। सासा उसे बताता है कि वेस्ली बैटल फील्ड में जाने के लिए एक फैक्ट्री से होकर जाता है, जिसके बाद इरविन वेस्ली को मारने के लिए फैक्ट्री में जाता है और एक जगह पर निशाना लगाकर वेस्ली के आने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ वेस्ली अपने एक साथी के साथ इरविन को मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे भी इरविन के लोकेशन के बारे में पता होता है, इसलिए वो अपने रास्ते को बदलकर एक पाइपलाइन के रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। उधर इरविन बिल्डिंग के ऊपरी तरफ घात लगाकर वेस्ली के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे वहां पर मौजूद पाइप में से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो समझ जाता है कि वेस्ली नीचे से नहीं बल्कि पाइप के रास्ते से आ रहा है। इसके बाद जैसे ही वेस्ली और उसका साथी पाइप से बाहर निकलते हैं तो इरविन उन पर गोलियां चला देता है, जिससे वेस्ली का साथी घायल हो जाता है और वेस्ली के हाथ से उसका राइफल भी थोड़ी दूर पर गिर जाता है। वेस्ली अपने घायल साथी को वहां से हेडक्वार्टर वापस भेज देता है और एक रस्सी में चाकू बांधकर अपने राइफल को खींचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इरविन रस्सी पर गोली चलाकर उसे भी काट देता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर जर्मन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स बम गिराने लगते हैं, जिससे एक बिल्डिंग के शीशे टूटकर नीचे जमीन पर वेस्ली के पास गिरने लगते हैं। इरविन शीशे के टुकड़ों में वेस्ली के हर एक मूवमेंट को देख रहा होता है, क्योंकि कुछ टुकड़े वेस्ली के ठीक सामने आकर गिरे थे। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में डेनिलोव सभी सैनिकों को लड़ने के लिए भेज रहा होता है, जहां पर तानिया भी लड़ने के लिए जाने वाली थी।
डेनिलोव जब उसे अन्य सैनिकों के साथ जाता हुआ देखता है तो वो उसे रोकता है और बताता है कि लड़ाई में जाने वाले 10 सैनिकों में से केवल एक सैनिक जिंदा बचकर वापस आ पाएगा, इसलिए तुम यही हेडक्वार्टर में ही रुककर जर्मन के कोड को डिकोड करके लाखों लोगों की जान बचा सकती हो। तभी वहाँ पर बैसली का घायल साथी आ जाता है और उन दोनों को सारी बातें बताने लगता है। तानिया को जैसे ही पता चलता है कि बैसली को मदद की जरूरत है तो वो एकदम से बेचैन हो जाती है और उस सैनिक से बैसली के लोकेशन के बारे में पूछती है। डेनिलोव जब तानिया की इस बेचैनी को देखता है तो वो समझ जाता है कि तानिया बैसली से प्यार करती है। बैसली की लोकेशन को जानने के बाद तानिया तुरंत ही वहाँ से बैसली की मदद करने के लिए निकल जाती है और पाइप के रास्ते से जल्दी ही बैसली के पास पहुँच जाती है। बैसली जब तानिया को वहाँ पर देखता है तो वह उसे वहीं पर ही छुपा रहने के लिए कहता है। जिस तरह से इरविन बैसली को शीशे में देख रहा होता है ठीक उसी तरह से बैसली भी उसे उस शीशे में देखता है और उसके लोकेशन के बारे में ठीक तरह से जानता भी है। बैसली तानिया को वहाँ पर पास में ही पड़े एक शीशे के टुकड़े को ढूंढने के लिए कहता है और उस शीशे को इरविन की लोकेशन की तरफ चमकाने के लिए कहता है। जैसे ही तानिया शीशे को इरविन की तरफ चमकाती है तो उसकी चमक से इरविन कुछ सेकंड के लिए अंधा हो जाता है और बैसली तुरंत ही अपनी राइफल उठाकर इरविन के ऊपर फायरिंग कर देता है। इरविन की किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाता है, लेकिन बैसली की गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद इरविन सासा से मिलता है और उससे बैसली की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है। सासा उसे बताता है कि बैसली को राइफल चलाना उसके दादाजी ने सिखाया था। वो ये भी बताता है कि उसके पड़ोस में रहने वाली तानिया बैसली को बहुत चाहती है और उसे जर्मन भाषा बोलना और समझना भी आता है। इरविन को धीरे धीरे सासा के ऊपर शक होने लगता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि सासा एक रशियन होने के बावजूद भी इसकी मदद क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ बैसली और तानिया भी हेडक्वार्टर लौट जाते हैं और वहाँ पर बाकी सैनिकों के साथ जिंदा बचे रहने का जश्न मनाते हैं। वहाँ पर बैसली और तानिया एक दूसरे के करीब आते हैं और बैसली तानिया को बताता है कि जंग खत्म होने के बाद अगर वो जिंदा बच गया तो फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर के रूप में काम करेगा। बैसली की इन्हीं सब बातों को सुनने के बाद तानिया और भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है और उसकी आंखों में बैसली के लिए ढेर सारा प्यार दिखाई देता है। उधर डेनिलोव अपने ऑफिस में सासा से मिलता है और उससे तानिया के बारे में पूछता है। सासा उसे तानिया और बैसली के रिश्ते के बारे में बताता है, जिसके बाद डेनिलोव सासा से कहता है कि तुम इरविन को जाकर बता दो कि हम सभी स्नाइपर्स और बैसली को हमले के लिए फैक्ट्री में भेजने वाले हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि डेनिलोव भी सासा को सारी बातें बताकर इरविन के पास भेजता है और बदले में सासा से इरविन की जानकारी लेता है। डेनिलोव तानिया को पाने के लिए बैसली को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए उसने सासा से उसके लोकेशन को इरविन को बताने के लिए कहा था ताकि इरविन उसे मार दे। दूसरी तरफ रात में जब सैनिक सो जाते हैं तो बैसली के पास में तानिया आती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। सुबह होने के बाद बैसली डेनिलोव के पास जाता है और उससे अपने बारे में लिखने से मना करता है और बताता है कि मैं एक आम सैनिक की तरह से काम करना चाहता हूँ क्योंकि इरविन को मारना मेरे बस की बात नहीं है। डेनिलोव जब बैसली की बात को सुनता है तो वो वहाँ पर सासा को बुलाता है और उससे इरविन के लोकेशन के बारे में पूछता है। सासा उसे बताता है कि उसने इरविन के जूते साफ करते समय नोटिस किया था कि उसके जूते पर पीली मिट्टी लगी है और उस तरह की मिट्टी केवल केमिकल फैक्ट्री के पीछे पड़ी एक बड़ी सी मिट्टी के ढेर में है। ये सब सुनने के बाद बैसली सासा को बाहर जाकर उसका वेट करने के लिए कहता है और उसके जाने के बाद बैसली डेनिलोव के ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि डेनिलोव अपने फायदे के लिए एक मासूम बच्चे का इस्तेमाल कर रहा था और अगर सासा के बारे में इरविन को पता चल गया तो वो उसे मार देगा। इसके बाद बैसली इरविन को मारने के लिए सासा के बताए लोकेशन पे जाता है और वहाँ पड़े डेथ बॉडीज के बीच में निशाना लगाकर इरविन के आने का वेट करने लगता है। बैसली बहुत देर तक इरविन के आने का इंतजार करता है और इंतजार करते करते उसे नींद आ जाती है। कुछ समय बीतने के बाद इरविन फैक्ट्री के अंदर जाता है और जब वो अपने दूरबीन से लाशों को देखता है तो उसे बैसली का स्कोप चमकते हुए दिखाई देता है। इरविन बैसली को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक जर्मन सैनिक आ जाता है जो वहाँ पड़े सभी लाशों से उनकी कीमती सामान को चुराने लगता है। वो सैनिक बैसली के पास भी जाता है और उसके बॉडी को हिलाकर उसके पर्स को निकाल लेता है। तभी अचानक एक जर्मन सैनिक चोरी कर रहे उस सैनिक को देख लेता है और उसके पैर में गोली मारकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद जब जर्मन आर्मी उस सैनिक के पास बैसली के पर्स को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बैसली मारा जा चुका है। इसके बाद जर्मन अफसर इरविन को वापस बर्लिन भेजने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इरविन ने बैसली को मार दिया है और अब उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। हालांकि इरविन उनकी इस बात से सहमत नहीं होता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसने बैसली को अभी तक नहीं मारा है। दूसरी तरफ रशियन हेडक्वार्टर में निकिता को पता चल जाता है कि जर्मन ने बैसली को मार दिया है, इसलिए वो डेनिलोव के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह से लोगों को यह समझाना होगा कि बैसली अभी भी जिंदा है। इसके बाद डेनिलोव तानिया के पास जाता है और उसे वापस बैटलफील्ड में भेजने की बात करता है। तभी अचानक तानिया बाहर से लाउड स्पीकर पर सुनती है कि बैसली अब मारा जा चुका है। तानिया जब बैसली के मरने की खबर को सुनती है तो बहुत दुखी हो जाती है।
उधर इरविन एक बार फिर से सासा से मिलता है और उसे बताता है कि बेसिली अभी भी जिंदा है क्योंकि अभी तक मैंने उसे मारा नहीं है। इरविन अब पूरी तरह से समझ चुका होता है कि सासा ही बेसिली को उसके हर लोकेशन के बारे में बताता है, इसलिए वो सासा से कहता है कि उसे एक बेहतर लोकेशन मिल चुका है जो ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल बाहर है। वो बताता है कि कल मैं वहाँ पर पानी की टंकी के अंदर छिप जाऊंगा और बेसिली के आने का इंतजार करूंगा। दूसरी तरफ रशियन हेडक्वार्टर में डेनिलोव बहुत परेशान होता है और आर्मी न्यूज़पेपर में बेसिली की मौत की खबर लिखने की तैयारी करता है। तभी अचानक वहाँ पर बेसिली आ जाता है और तानिया के बारे में पूछने लगता है। सासा उसे बताता है कि मुझे इरविन ने बताया था कि तुम जिंदा हो और वो तुम्हारे स्टेशन के पास इंतजार करेगा। सासा बताता है कि ये बात मैंने तानिया को भी बताया था, इसलिए तानिया इरविन से बदला लेने के लिए स्टेशन की तरफ गई है। बेसिली और डेनिलोव जब सुनते हैं कि तानिया अकेले ही इरविन का सामना करने गई है तो वो घबरा जाते हैं और तानिया को बचाने के लिए स्टेशन के पास जाते हैं। दूसरी तरफ स्टेशन पर इरविन घात लगाकर तानिया पर गोली चलाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर बेसिली आ जाता है और तानिया को इरविन के निशाने से दूर कर देता है। तानिया जब बेसिली को जिंदा देखती है तो बहुत खुश होती है और उसे किस करने लगती है। डेनिलोव जब उन दोनों को किस करते हुए देखता है तो उसे बहुत जलन होती है, इसलिए जब वो हेडक्वार्टर वापस लौटता है तो बेसिली की वीरता के बारे में अपना रिपोर्ट लिखने के बजाय वो लिखने लगता है कि बेसिली अब गद्दार बन चुका है। वह लोग इस बात से अनजान होते हैं कि स्टेशन पर उन्हें इरविन ने देख लिया है और अब उसे सासा के बारे में पूरी तरह से पता चल जाता है कि वह बेसिली को उसकी हर खबर दे रहा है। यह सब जानने के बाद इरविन बेसिली को बुलाने के लिए सासा को एक खंभे से फांसी पर लटका देता है। तानिया जब सासा को खंभे से लटका हुआ देखती है तो वो रोने लगती है और स्टेशन की तरफ जाने लगती है, लेकिन बेसिली उसे वहां जाने से रोक देता है और बताता है कि इरविन भी यही चाहता है कि हम वहां पर जाए और वो हमें आसानी से मार दे। इसके बाद बेसिली और तानिया एक प्लान बनाते हैं और बेसिली इरविन को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ तानिया डेनिलोव के पास जाती है और उससे एक मदद मांगती है। इसके बाद डेनिलोव और तानिया सासा की मां से मिलने के लिए उसके घर पे जाते हैं ताकि वे लोग सासा की मां को एक स्पेशल पास के साथ देश से बाहर भेज सकें। सासा की मां सासा के बिना जाने से इनकार कर देती है, जिसके बाद डेनिलोव सासा की मां को सासा के मरने की खबर को ना बताकर उसे बताता है कि सासा अब जर्मन के साथ मिल गया है और अब वो वापस लौट कर नहीं आएगा। सासा की मां को जब पता चलता है कि सासा जर्मन के साथ मिल गया है तो वो सोचती है कि वैसे भी जर्मन जंग जीतने वाले हैं और अगर उनके साथ सासा रहेगा तो वो वहाँ पर सेफ रहेगा। इसके बाद सासा की मां उनकी बात मान जाती है और उनके साथ वहाँ से जाने लगती है। वे लोग वहाँ से निकलने के लिए नाव की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बम ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट में तानिया बुरी तरह से घायल हो जाती है। डेनिलोव जब तानिया को देखता है तो उसे लगता है कि वो मर चुकी है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन सासा की मां हार नहीं मानती है और तानिया को अपने साथ ले जाने के लिए वो एक डॉक्टर को अपना पास दिखाकर बताती है कि तानिया उसकी बेटी है। दूसरी तरफ इरविन और बेसिली एक दूसरे के लोकेशन को जाने बिना ही निशाना लगाकर बैठे होते हैं, तो बेसिली के पास में डेनिलोव आता है और उसे बताता है कि तानिया मारी जा चुकी है। डेनिलोव बहुत दुखी होता है और बताता है कि उसकी वजह से ही तानिया मारी गई है। वो बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन आज वो एक सही काम करने जा रहा है। इतना कहने के बाद डेनिलोव बाहर की तरफ निकलता है ताकि इरविन उसे मार सके और गोली चलने के बाद इरविन के लोकेशन के बारे में बेसिली को पता चल सके। जैसे ही इरविन डेनिलोव को देखता है तो वो उसे बेसिली समझकर गोली मार देता है। डेनिलोव के मरने के बाद भी बेसिली कोई हरकत नहीं करता है, जिससे इरविन को लगता है कि उसने बेसिली को मार दिया है और वो बेसिली की लाश को चेक करने के लिए बाहर निकलता है। जैसे ही इरविन बाहर निकलता है तो उसे पता चल जाता है कि बेसिली अभी भी जिंदा है और अब वो बेसिली के निशाने पर है। बेसिली उसे जरा भी मौका नहीं देता है और उसके सर में गोली मार देता है, जिससे इरविन की मौत हो जाती है। इरविन के मरने के बाद बेसिली उसके लाश के पास जाता है और उसकी राइफल को उठाकर डेनिलोव के पास रख देता है। 2 महीने के बाद जब जर्मन सरेंडर कर देते हैं तो बेसिली को तानिया का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वो अभी भी जिंदा है और उसका इलाज एक फील्ड हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके बाद बेसिली लेटर में लिखे हुए पते पर जाकर तानिया से मिलता है और यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।